गुड मॉर्निंग बच्चों। मानव श्वसन तंत्र नामक पाठ हमारा चल रहा है और इससे पहले हम पार्ट 1 और सेकंड 2 वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। आज इस पाठ के जो हम बिंदु पढ़ेंगे और इन्हीं के साथ ये पाठ आज समाप्त हो जाएगा। जो बचे हुए बिंदु हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से? संवातन है, फेफड़ों से संबंधित आयतन व क्षमताएं हैं, कृत्रिम श्वसन है और उससे संबंधित रोग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संवातन से। किससे करते हैं? संवातन से। देखिए, संवातन का मतलब नॉर्मली सांस लेना होता है। क्या होता है? सांस लेना। सांस लेना ही क्या है? संवातन है। इसको ब्रीथिंग भी कहते हैं। ब्रीथिंग यानी वायुमंडल से वायु का फेफड़ों में जो आदान प्रदान हो रहा है, ये संवातन आपका है। ठीक है, वायुमंडल से क्या प्रवेश कर रही है आपकी फेफड़ों में? O2, और फेफड़ों से वायुमंडल में क्या जा रही है? CO2। तो ये जो प्रक्रिया है उसे हम संवातन कहते हैं, यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है वही आपकी संवातन कहलाती है। दिस क्लियर? ओके। संवातन फिर 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पार्ट सेकंड में भी हमने बताया था आपको, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी अंतः श्वसन और उच्छ्वसन। अंतः श्वसन में क्या होता है? फेफड़ों में वायु का प्रवेश करना अंतः श्वसन कहलाता है और फेफड़ों से वायु को मुक्त करना उच्छ्वसन कहलाता है। ओके, तो इसके जो आपके जो पार्ट है कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका अंतः श्वसन, यानी इंस्पायरेशन। ओके, अब देखिए इंस्पायरेशन में क्या है? एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो पसलियां हैं वो आगे की तरफ तो उरोस्थि से जुड़ी होती है और पीछे की तरफ वो कशेरुक दंड से जुड़ी होती है। 12 जोड़ी पसलियां हमारे अंदर पाई जाती है और ये 12 जोड़ी पसलियां भी 3 प्रकार की होती है। कंकाल तंत्र जो हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो 12 जोड़ी में से 7 जोड़ी तो वास्तविक पसलियां हैं। वास्तविक का मतलब जो आगे से उरोस्थि से और पीछे से कशेरुक दंड से सेपरेटली जुड़ती हो, वो वास्तविक है। सेपरेटली मतलब पृथक पृथक, बिल्कुल अलग अलग जुड़ी हुई है, तो वो वास्तविक पसलियां हैं। 3 जोड़ी पसलियां आपकी कूट कहलाती है, मिथ्या, झूठी, फॉल्स। तो ये जो कूट पसलियां होती है वो पीछे तो अलग अलग जुड़ी होती है, यानी पीछे प्रत्येक कशेरुक से सेपरेटेड जुड़ी हुई है, लेकिन आगे वो क्या होती है? तीनों की तीनों एक साथ संयोजित होकर उरोस्थि पर एक जगह जुड़ती है। यानी तीनों पसलियां 8वीं, 9वीं और 10वीं कंबाइंड होकर एक स्थान से उरोस्थि से जुड़ती है। और जो 2 जोड़ी पसलियां होती है आपकी 11वीं और 12वीं, ये मुक्त होती है। जो पीछे तो सेपरेटली जुड़ी होती है बट आगे वो जुड़ती नहीं है, वो क्या है? फ्री है, वो मुक्त पसलियां हैं। इस प्रकार से आपकी 7 जोड़ी पसलियां हैं, 7 वास्तविक और 7 इधर से 7 जोड़ी, उसके बाद 3, उसके बाद 2, टोटल आपकी 12 जोड़ी पसलियां हो गई। 7 जोड़ी वास्तविक पसलियां, 3 जोड़ी कूट पसलियां और 2 जोड़ी आपकी मुक्त पसलियां। अब ये पसलियों में हम देखें, एक थोड़ा सा डायग्राम बनाएं तो देखो, आपके पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, कशेरुक दंड है आपके, ये बारह जोड़ी कशेरुक दंड होते हैं आपके। बारह जोड़ी कशेरुक होते हैं कशेरुक दंड में आपके। बक्षीय कशेरुक का जो निर्माण करते हैं। टोटल जो है 26 कशेरुक है, जिनमें आपका 7 तो ग्रीवा में है, उसके बाद 12 आपके बक्ष में है, 5 आपके कटी है और एक आपका जो नीचे की तरफ त्रिक और अनुत्रिक। तो टोटल कितने हो गए? 7 और 12 19, 19 और 5 24, 24 और 2 26। खैर, हम जो पढ़ रहे हैं वो देखते हैं। कशेरुक दंड है आपका और आगे की तरफ क्या है? उरोस्थि है अपनी। क्या है? उरोस्थि।
ये हमारी हो गई उरोस्थी, आगे की तरफ जो फ्रंट साइड पे आपकी जो बोन है। फिर क्या है, नीचे आपके क्या होता है, डायफ्राम होता है। क्या होता है, डायफ्राम है। नॉर्मली जो शिथिल रहता है ये तो क्या रहता है, ये गुंबदाकार रहता है। कैसा रहता है, गुंबदाकार रहता है। और फेफड़ों में भीतर की ओर, वक्ष गुहा में भीतर की ओर स्थित रहता है, यानी अंदर की ओर दबा कर रखता है किसको, वक्ष गुहा को। ये डायफ्राम है। क्या है ये, डायफ्राम, डायाफ्राम, तनुपट। ये गुंबदाकार है, गुंबदाकार है जब ये शिथिल होता है नॉर्मली अवस्था में। ओके, अब ये जो आपकी उरोस्थी है, स्टर्नम, ये आपके वक्षीय कशेरुक हैं। 12 जोड़ी पसलियां होती है और 12 जोड़ी ही वक्षीय कशेरुक होते हैं। ओके, अब देखिए प्रत्येक वक्ष कशेरुक से मैंने बता दिया था आपको 7, 3, 2 तीन प्रकार की है आपकी पसलियां। तो हम ऊपर वाली जो सेपरेटेड आपकी 7 होती है उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रत्येक से आपकी एक 7 जोड़ी की बात करें तो सेपरेटेड पीछे की ओर और सेपरेटेड ही अलग स्थान से कहाँ जुड़ी होती है, उरोस्थी से जुड़ी होती है। ऐसे ही पहली भी आपकी इस तरह से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये 7 जोड़ी पसलियां वास्तविक होती है, 3 जो है पीछे से तो अलग अलग होती है, आगे से एक साथ जुड़ती है। खैर हम जो समझना चाह रहे हैं यहाँ पर एक से भी समझ में आ जाएगा हमारे। तो देखिए इन पसलियों के ऊपर की तरफ क्या होता है भाई, इनके ऊपर कुछ पेशियां होती है। क्या है, पेशियां होती है कुछ, और इन पेशियों को बोलते हैं बहिपर्शुक, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, यानी अंतःपर्शुक और बहिपर्शुक। ऊपर की ओर जो पाई जा रही है उसे बोलते हैं बहिपर्शुक। पर्शुक का मतलब पेशी, पसली। पर्शुक के बाहर की तरफ बहुपर्शुक पेशी, यानी वह पेशी जो पर्शुक यानी पसली के ऊपर की तरफ हो, बाहर की तरफ हो, और जो इंटरनल है वो अंतःपर्शुक। तो होता क्या है, जब हमें सांस भीतर लेना होता है यानी इंस्पायरेशन करना होता है तो क्या होता है, बहिपर्शुक, जो पर्शुक पेशी है में खिंचाव उत्पन्न होता है ऊपर की ओर। संकुचन, उससे क्या होता है, पसलियां ऊपर की ओर उड़ती है। क्या होगा उससे, पसलियां ऊपर की ओर उड़ती है। और डायफ्राम जो है, डायाफ्राम में संकुचन होता है और यह चपटा हो जाता है। इससे क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का जो आयतन है, ये जो वक्ष गुहा का आयतन वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। देखिए जो हमने लिखा है उसको हम डायग्राम से समझे। ये जो बहिपर्शुक पेशियां हैं, ये ऊपर की तरफ जो दिख रही है आपको, ये क्या है, बहिपर्शुक पेशी है। क्या है,
बहिर्परशुक पेशी है। नीचे की तरफ क्या है? अंतःपरशुक पेशी है। ठीक है, ये क्या है? ये पसली है आपकी, परशुक रिब्स। ठीक है, ये उरोस्थी हो गई आपकी। अब होगा क्या? इसमें खिंचाव उत्पन्न होगा। तो खिंचाव उत्पन्न होगा तो क्या होता है? ये जो पसली आपकी ऊपर की ओर उठती है, मैंने बताया पसलियाँ ऊपर की ओर उठती है। उठाइए इसको भाई। अब जो पसली आपकी ऊपर की ओर उठेगी तो देखिए कुछ इस तरह से पसली आपकी कहाँ उठ जाएगी? ऊपर की ओर उठ जाएगी। ये जो डायफ्राम दिख रहा है, वो कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। ये डायफ्राम जो गुंबद आकार दिख रहा है वो कैसा हो गया? अब ये चपटा हो गया। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आयतन बढ़ा हुआ है, ये क्या है? बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ये ऊपर की पसली भी ऊपर उठी, वो तो सेम। तो होता क्या है? जब बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है तो यहाँ जो वायुमंडलीय दाब है फेफड़ों में वायु का, वो कम हो जाता है। और बाहर वायुमंडल में तो जो वायुमंडलीय दाब है वायु का, वो तो अधिक होता है। तो सीधी वायु क्या है? आपकी नासा गुहा से प्रवेश करके ग्रसनी, कंठ, श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है और आपके फेफड़े फूल जाते हैं। और यह प्रक्रिया इंस्पायरेशन कहलाती है। इस दिस क्लियर? समझ में आ गया है आपके? ओके, अब इसी का उल्टा कर दो। एक्सपायरेशन में क्या होगा? क्या होगा? एक्सपायरेशन जो है उच्छ्वसन। देखो पसलियां जो है भारी होती है। पसलियां क्या है? भारी होती है। और वो ज़्यादा अधिक समय तक जो भार है उसको नहीं सहन कर सकती। जो मांसपेशियां जो है, बहिर्परशुक मांसपेशियां थी, वो पसलियों के भार को ज़्यादा समय तक वो संरक्षित, मतलब ज़्यादा समय तक सहन नहीं कर सकती। तो क्या है कि पसलियां ऑटोमेटिकली उसके बाद नीचे की ओर आ जाती है। विश्राम अवस्था भी इसको हम कहते हैं। तो ये जो पसलियाँ भारी होने की वजह से थोड़ी देर बाद अपने ऑटोमेटिकली क्या आ जाती है? नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से डायफ्राम शिथिल हो जाता है, सामान्य हो जाता है वापस से, और गुंबदाकार हो जाता है। और जैसे वो गुंबदाकार होगा तो ऊपर की तरफ अंदर जाएगा, किसमें? बक्ष गुहा में, और फेफड़े पिचक जाएंगे, साथ साथ बक्ष गुहा का आयतन भी घट जाएगा। उससे क्या होगा? इसके अंदर जो वायु भरी हुई है वो वायुमंडल में मुक्त कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सपायरेशन, उच्छ्वसन। सामान्यतः क्या है? ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, कहीं किसी प्रकार की ऊर्जा की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन विश्राम अवस्था में। ओके, जबकि जो इंस्पायरेशन है वो सक्रिय प्रक्रम है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहिर्परशुक पेशियों में जो संकुचन के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। लेकिन आपको जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, या आप दौड़ रहे होते हैं, या आप व्यायाम कर रहे होते हैं, तो जो एक्सपायरेशन है उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तब क्या होता है? अंतःपरशुक पेशियों में संकुचन से तेजी से पसलियों को नीचे की ओर या पुनः अपनी स्थिति में खींच लिया जाता है, जिससे बक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और फेफड़ों में भरी हुई वायु बाहर निकल जाती है। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? तो एक्सपायरेशन में क्या होगा? पसलियाँ भारी होती है, अतः वो कुछ समय बाद अपनी स्थिति पर या वास्तविक स्थिति पर आ जाती है, जिससे डायफ्राम जो है पुनः शिथिल अवस्था में आ जाता है और वो गुंबदाकार हो जाता है। फलस्वरूप बक्ष गुहा का आयतन घट जाता है और इसमें भरी हुई वायु वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती है। ओके, तो ये आपका संवातन हो गया है। विश्राम के समय तो उच्छ्वसन क्या है? निष्क्रिय प्रक्रम है, लेकिन व्यायाम के समय या जब आप दौड़ रहे होते हैं, जब आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इंस्टेंटली एनर्जी चाहिए होती है,
तब ये क्या होता है, तब यह भी एक सक्रिय प्रक्रम हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद क्षमताएं, फेफड़ों से संबंधित आयतन व क्षमताएं। देखिए फेफड़ों से संबंधित आयतन व क्षमताओं में हम देखें तो सबसे पहले आयतन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? फेफड़ों से संबंधित आयतन। फेफड़ों से संबंधित आयतन। देखिए ये जो आपका आयतन है मुख्यतः 4 आयतन है। सबसे पहले है आपका टीबी, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वारीय आयतन। क्या बोलते हैं? ज्वारीय आयतन। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? IRB। ओके, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः श्वसित सुरक्षित आयतन। ओके, उसके बाद नंबर 3 जो आती है आपकी वो आती है ERB, यानी आई के स्थान पर क्या आ गया? ई आ गया। E फॉर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी बहिश्वसित या उच्छ्वसित सुरक्षित आयतन। ठीक है ना, उच्छ्वसित सुरक्षित आयतन। तो क्या हो जाएगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हिंदी लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, बहिश्वसित सुरक्षित आयतन। और चौथा होता है आपका एंड लास्ट वन जो है आपका वो होता है RB, रेजिड्यूल वॉल्यूम, यानी अपशिष्ट आयतन। देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या? टीबी। टीबी का मतलब क्या होता है बेटा? टीबी मतलब टाइडल वॉल्यूम। सामान्यतया फेफड़ों में भरी जाने वाली और सामान्यतया फेफड़ों से निकाले जाने वाली जो वायु है उसका जो आयतन होता है उसे हम कहते हैं टीबी, टाइडल वॉल्यूम। यानी नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं तो फेफड़ों में भरी जाने वाली और सामान्यतया ही फेफड़ों से बाहर निकाले जाने वाली वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है और इसका मान होता है 500 ml। समझ में आ गया? अब नॉर्मली हम संवातन क्या करते हैं? एक संवातन की दर क्या होती है मनुष्य में? संवातन की दर होती है 12 से 16 प्रति मिनट। ठीक है, वैसे इसको हम 16 से 20 भी कह सकते हैं, है ना? 16 से 20 भी कह सकते हैं, लेकिन अभी हम मान रहे हैं 12 से 16। अब 1 मिनट में यदि 12 बार लेता है तो 12 पंजे 60, 6000 ml, और 16 बार लेता है तो 16 पंजे 80, यानी 6000 से 8000 ml वायु फेफड़ों में प्रति मिनट भरी जाती है और प्रति मिनट निकाली जाती है। क्लियर है? समझ में आ गया आपके अच्छी तरह? किस प्रकार से मैंने आपको बताया प्रति मिनट ज्वारीय आयतन के अनुसार। ज्वारीय आयतन का मतलब होता है सामान्यतया फेफड़ों में भरी जाने वाली और सामान्यतया फेफड़ों से निकाले जाने वाली वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। नोटबुक साथ में लेकर बैठिए और इसको नोट भी करिए, जिसका मान होता है 500 ml।
अब प्रति मिनट संवातन की दर क्या होती है, सांस लेने की दर कितनी होती है, 12 से 16 प्रति मिनट, जिसको हम 16 से 20 भी कह सकते हैं, लेकिन हमने 12 से 16 माना है। तो यदि 12 बार सांस लेगा तो 12 पंजे 60 ml, 2 जीरो लगी हुई है पहले से, यानी 6000 ml। और यदि वो 16 बार लेता है तो 16 पंजे 80 यानी 8000 ml। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति हर मिनट या प्रति मिनट 6000 से 8000 ml वायु फेफड़ों में भरता है और फेफड़ों से बाहर निकालता है। क्लियर है, समझ में आ गया है? आगे आइए, IRB, बलपूर्वक फेफड़ों में भरी जाने वाली जो वायु का आयतन है उसे हम कहते हैं IRB। बलपूर्वक जितनी फेफड़ों में आप वायु भर सकते हैं उसे हम कहते हैं IRB। क्लियर है? IRB का मान होता है 2500 से 3000 ml। ओके, कितना होता है? 2500 से 3000 ml, यहीं लिख देते हैं। इसका मान है 500 ml। ओके, अब आ गया ERB, E फॉर एक्सपायरेशन, यानी बलपूर्वक फेफड़ों से बाहर निकाले जाने वाली जो वायु है उसका जो आयतन है वो कहलाता है आपका ERB। इसका मान होता है आपका 1000 से 1100 ml। ओके, क्लियर है? और बलपूर्वक बहिश्वसन के बाद फेफड़ों में, फेफड़े ऐसे थोड़ी पिचकते हैं कोई आपके यूं क्या भाई पसलियाँ पूरी पिचक गई हो, ऐसे तो नहीं पिचकते। क्या होता है, जैसे ये रिप्स है आपकी और माना ये आपका है उरोस्थी जुड़ी हुई है आगे, और पीछे माना वो किससे जुड़ी हुई है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई। फॉर एग्जांपल ये आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई, ठीक है। तो जब फूलेंगे तो क्या होगा, ये रिप्स ऊपर आई, ऊपर की तरफ खींची ना रिप्स, जैसे ये कंडीशन है तो रिप्स ऊपर की तरफ खींची तो बक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया। और जब चूंकि पसलियाँ क्या होती है, भारी होती है, तो पुनः अपनी स्थिति पर आ जाएगी। तो जैसे अपनी स्थिति पर आएगी तो बक्ष गुहा का आयतन घट जाएगा। लेकिन जब ये पिचकेंगे फेफड़े तो ऐसे थोड़ी पिचक रहे पूरे कंप्लीट पिचक गए हो, नहीं पिचक रहे ना ऐसे, यानी फेफड़ों में वायु की कुछ मात्रा शेष रह जानी चाहिए। तो बलपूर्वक बहिश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष बची जो वायु का आयतन है उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम या अपशिष्ट आयतन, और इसका मान होता है 1100 से 1200 ml। क्लियर है? आगे समझ में? अब देखो, आपको इसकी हायर वॉल्यूम याद रखनी है। जैसे 3000 IRB का मतलब 3000 याद रखना है, ERB में आपको 1100 ml याद रखना है, और RB में 1200 रखना है। ओके, क्लियर है? और TB की तो एक ही है जो 500 ml रखनी है आपको। इन्हीं की अकॉर्डिंग आपकी क्षमताएं बनाई गई है। ये आपके हो गए फेफड़ों से संबंधित आयतन, चारों कंप्लीट हो गए। TB मतलब 500 ml, IRB मतलब 3000 ml, ERB मतलब 1100 ml और RB मतलब 1200 ml। अब फेफड़ों से संबंधित क्षमताएं, देखिए क्षमताएं कौन कौन सी होती है। नंबर 1 होती है IC, I फॉर तो आप जानते ही है इंस्पायरेटरी, C फॉर कैपेसिटी। इंस्पायरेशन कैपेसिटी, ठीक है, अंतः श्वसित क्षमता। नंबर 2 EC, E फॉर एक्सपायरेशन आ जाएगा, C फॉर कैपेसिटी, यानी बहिश्वसन क्षमता। और नंबर 3 BC, BC मतलब वाइटल कैपेसिटी, जैविक क्षमता। क्या बोलते हैं इसको, वाइटल कैपेसिटी, जैविक क्षमता। ओके, नंबर 4 आपका, इसको भी लिख देते हैं, क्या है, एक्सपायरेशन है। ये तो दूसरा था आपका, एक्सपायरेशन
कैपेसिटी। नंबर 4 है आपका FRC, या FRC को लास्ट में बताऊंगा आपको, पहले TLC है, क्या है TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी, कुल फुफ्फुस क्षमता। और अंत में हम लिख लेते हैं एक FRC, फ्रिक्शन रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, क्रियात्मक कैपेसिटी, वॉल्यूम बोल दिया था, कैपेसिटी है ये, ओके, यानी क्रियात्मक अपशिष्ट क्षमता। क्लियर है? सबसे पहले आ जाते हैं आईसी पर। ठीक, पूरे नाम हो गए आपके। अब देखो आईसी की बात करें तो इंस्पायरेशन कैपेसिटी, इसका मान होता है TB प्लस IRB, यानी TB और IRB को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, आईसी आ जाएगा। यानी ज्वारीय आयतन और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRB, यानी अंतः श्वसित सुरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन और अंतः श्वसित सुरक्षित आयतन, यानी IRB और TB का योग IC कहलाता है। यानी अत्यधिक क्षमता जो निश्वसन के दौरान आप फेफड़ों में भरते हैं वह आपकी क्या कहलाती है, IC कहलाती है। ज्वारीय आयतन में 500, दम लगा के करोगे 3000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 500 प्लस 3000 बराबर 35,000, यानी 3500 ml। तो ये आपकी हो गई 3500 ml आपका हो गया IC हो गया। IC मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब आ जाते हैं हम EC पर। EC का मतलब होता है बेटा TB के साथ क्या जोड़ दो आप, ERB जोड़ दो, यानी बलपूर्वक निकाली गई और सामान्य निकाली गई वायु की मात्रा। जो फेफड़ों से बलपूर्वक निकाल रहे हो आप वो तो 1100 ml और सामान्य निकाल रहे हो 500 ml, दोनों का जो योग है वो क्या कहलाएगा आपका, EC कहलाएगा। मान क्या हो जाएगा आपका, 500 ml प्लस 1100 ml, कितना हो गया 1600 ml। ओके, उसके बाद आ जाती है BC। BC का मतलब है वाइटल कैपेसिटी। देखिए बलपूर्वक जितनी निकाल रहे हैं यानी आपकी 3000 ml, बलपूर्वक जितनी अंदर ले रहे हैं यानी 3000 ml, और बलपूर्वक जितनी निकाल रहे हैं यानी 1100 ml, और सामान्य जितनी ले रहे हैं और जितनी निकाल रहे हैं यानी 500 ml। तीनों का योग आपका BC कहलाता है। सिंपल सी बात है, TB प्लस IRB प्लस ERB, ठीक है, तीनों का योग क्या कहलाएगा, BC कहलाएगा। तो तीनों का योग क्या होगा देखते हैं हम। TB का मान है 500 ml, IRB का मान क्या है 3000 ml, बलपूर्वक कितनी अंदर ले सकते हैं 3000, और बलपूर्वक कितनी बाहर निकाल सकते हैं 1100। टोटल कितना हुआ 4600 ml। क्लियर है? उसके बाद आ जाता है TLC। TLC मतलब आपकी कितनी वॉल्यूम है, 4 प्रकार की वॉल्यूम है, 3 तो ऊपर आ गई, तो इस BC के साथ क्या जोड़ दो आप, लास्ट का जो बचा आपका RB जोड़ दो, यानी BC तो क्या है 4600 ml और इसके साथ RB है, हम यूँ समझे कि टोटल जो क्षमता है उन सभी का योग क्या कहलाता है, TLC यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी कहलाता है। क्या मान होगा 4600 प्लस 1200 ml। 1200 क्या है इसका, RB का मैक्सिमम वैल्यू है, तो कितनी हो गई 5800 ml। ओके, क्लियर है? मैंने अंत में क्यों रखा है FRC को, जिससे आपको ऊपर की चारों कैपेसिटी इजीली याद हो जाए।
कुछ नहीं करना, IC है तो उसके साथ TB के, TB इज द कॉमन, TB क्या है, कॉमन है। IC पूछे तो IRB जोड़ दो, EC पूछे तो ERB जोड़ दो, और BC पूछे तो दोनों जोड़ दो, किसके साथ, TB के साथ। ध्यान रखना, IC पूछे तो IRB जोड़ दो TB के साथ, EC पूछे तो ERB जोड़ दो, और BC पूछे तो दोनों जोड़ दो, यानी IRB भी और ERB भी, किसके साथ, TB के साथ। और TLC पूछे तो चारों वॉल्यूम आपको जोड़ने बस, यानी तीनों जोड़ दो, बचा हुआ RB है ना, वो भी जोड़ दो TB के साथ, या फिर BC प्लस RB कर दो, वही बात है, क्योंकि ये TB IRB ERB तीनों का योग ही तो BC है। ओके, अब FRC में क्या है, FRC जो आपका है RB प्लस ERB, इन दोनों को जुड़कर आपका होता है RB, यानी अपशिष्ट आयतन और बलपूर्वक बाहर निकाले जाने वाली वायु का आयतन का योग आपका FRC कहलाता है। इसका मान क्या होगा, RB का मान आपका कितना होता है 1200 ml, ERB का होता है आपका 1100 ml, टोटल 23 यानी 2300 ml 100। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, पांचों आपकी क्षमताएं हो गई है, IC EC BC TLC एंड FRC। क्लियर है, समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं, आपका जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, अगला टॉपिक है कृत्रिम श्वसन। क्या है, देखो कई बार क्या होता है, आपको जब हम पानी में डूब जाते हैं या फिर कोई शॉर्ट यानी विद्युत का झटका लग जाता है आपको, तो उस समय क्या होता है, आपकी जो संवातन की यानी सांस लेना रुक जाता है, परंतु हार्ट बीट चलती रहती है। कई बार पानी में डूबने के कारण या विद्युत का झटका लगने के कारण हमारी सांस एकदम से रुक जाती है, परंतु उस समय यदि आपकी हार्ट बीट चल रही हो तो कृत्रिम श्वसन देकर हम उसको बचा सकते हैं। उस व्यक्ति को करना क्या होगा, उस व्यक्ति जिसकी सांस रुक गई है, आपके 2 हाथ होते हैं, 2 ही हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, एक हाथ तो उसकी गर्दन पर रखना होगा उस व्यक्ति की, जो फॉर एग्जांपल ये व्यक्ति है, ये इसकी गर्दन है, तो एक हाथ आपने कहाँ रखा, उसकी गर्दन पर रखा, ठीक है, और दूसरा हाथ जो आपको रखना है, जैसे एक हाथ आपने गर्दन पर रख दिया, दूसरा हाथ उसके माथे पर रखना होता है। कहाँ रखना होता है, माथे पर। ये माथे पर रखा दूसरा हाथ, और पहला हाथ आपने रखा गर्दन पर। अब आपका ये पिछला जो हाथ है, इससे आपको करना, पुश करना है। तो पुश करते समय ध्यान रखना है, जैसे माना ये उसकी हेड है, उसका ये उस व्यक्ति का हेड है, ये गर्दन हो गई। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आपका जो मुख हुआ है, तो यहाँ जो श्वास नली होती है उस पर एक घाटी द्वार होता है, एपिग्लोटिस। तो जैसे आप इसको पुश करोगे ऊपर की ओर, तो ये इसका पिछला हिस्सा क्या है, नीचे आने की वजह से वो जो घाटी द्वार है वो खुल जाता है। समझ गए आपके, ये जो पीछे आपका क्या है, ढक्कन है आपका, जो श्वास नली का जो ओपनिंग पोर है, कंठ का जो ओपनिंग पोर है ग्लोटिस, उस पर एपिग्लोटिस होता है, ठीक है। तो जैसे आप उसको यहाँ से पुश करोगे तो आपकी गर्दन पीछे लटक जाएगी और उसका मुख खुल जाएगा, साथ साथ उसका जो ओपनिंग पोर है किसका, कंठ का, वो भी खुल जाएगा, ग्लोटिस। ओके, अब आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के मुख से मुख को मिलाना है, और इस प्रकार से मिलाना है कि वहाँ पर किसी तरह का कोई गैप ना रहे। फिर हर मिनट, 1 मिनट में लगभग 12 बार आपको उसके अंदर क्या करना है, वायु भरनी है, और ज्वारीय आयतन से दुगनी, यानी जैसे नॉर्मली हम कितनी सांस लेते हैं, 500 ml, तो आप कैसे नापोगे इसको, नहीं, नॉर्मल से थोड़ा सा दम लगाना है आपको, और 12 बार लगभग आपको उसके अंदर हवा यानी क्या करना है, उच्छ्वसन करना है। फिर इस समय आप नाक बंद कर दोगे उस व्यक्ति की, जो पहला हाथ माथे पर था उससे आपने नाक बंद कर दी, मुख से मुख को मिलाया, और फिर आपने उसके मुंह में कितनी बार हवा भरी, 1 मिनट में लगभग 12 बार, ज्वारीय आयतन से दुगनी। ओके, फिर आप नाक छोड़कर देखोगे और मुँह खुला छोड़कर देखोगे कि उसके अंदर से वापस से उच्छ्वसन हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हुआ, ये प्रक्रिया कई बार दोहराइए, बिल्कुल कुछ समय आप बाद आप देखेंगे उसकी श्वसन यानी संवादन वापस से चालू हो जाता है। ओके, आजकल क्या है, बाज़ार में उस तरह के कुछ उपकरण उपलब्ध है जिससे क्या है, आपको
मुख से मुख मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो एपरेटस है उसके मुख पर रखें, फिर उस एपरेटस से क्या भरें, हवा भरें। ओके, लेकिन यह जो विधि है बहुत कारगर विधि है और इसे बोलते हैं हम कृत्रिम श्वसन। और जो हमने विधि पढ़ी है वो मुख से मुख में, यानी मुख द्वारा श्वसन जो है, तो वो आपकी क्या हो गई, कृत्रिम श्वसन की एक विधि थी, वो मैंने बता दी आपको। अब आ जाते हैं हम अंतिम जो इस पाठ का टॉपिक है, और वो है रोग, श्वसन संबंधित रोग। ठीक है, तो श्वसन संबंधित रोग में हमारे जो सिलेबस है उसमें 6 रोग बताए गए हैं। सबसे पहले है अस्थमा, अस्थमा के बाद है श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस, और अस्थमा को हम दमा भी कहते हैं। ओके, आगे आ जाए। एम्फीसीमा, या बात स्फीति, नंबर 4 पे आ जाएं सिलिकोसिस, या एस्बेस्टोसिस। पाँच पे आ जाए फेफड़ों का कैंसर, और 6 पे अंतिम जो है आपका न्यूमोनिया। देखिए अस्थमा क्या है, एक एलर्जिक रोग है। क्या है, एक एलर्जिक रोग है। परागकण, परागकण मतलब जो पुष्प में पुंकेसर भाग होता है ना, पुंकेसर में पराग कोष होते हैं और पराग कोष में परागकण बनते हैं। नर युग्मकोद्भिद है, ये मेल गैमेटोफाइट है, और ये परागकण जो होते हैं उनके ऊपर क्या पोलन किट पाया जाता है। ठीक है, और कई बार इस तरह के रसायन उपस्थित होते हैं इसमें, जिसकी वजह से वो आपके अंदर एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं। धूल के कण, पराग कण, धुएं की वजह से भी कई व्यक्तियों को एलर्जी होती है, और एलर्जी की वजह से क्या होता है, उस एलर्जी की वजह से आपको सांस लेने में कठिनाई होती है। आपकी श्वसनी जो है, जो श्वसनी जो है उसमें श्लेष्मा का निर्माण ज़्यादा होने लग जाता है, और इस वजह से आपको जब सांस लेते हैं आप, तो उच्छ्वसन करते समय सीटीसी बजती दिखाई देती है, सीटी की आवाज़ आती है। उच्छ्वसन में सीटी की आवाज़ आने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये रोग कौन सा है, आपका अस्थमा है। क्या है, सांस के दौरे पड़ते हैं, तेज तेज सांस लेता है, संवादन बहुत तेज़ हो जाता है और सांस लेने में उस व्यक्ति को कठिनाई आती है, उसको बोलते हैं अस्थमा। उपचार में क्या है, एलर्जी जिनसे आपको हो रही है उनसे दूर रहें, ब्रोंकोडाइलेटर औषधियों का उपयोग करें, चिकित्सक की सहायता से आप एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक जो औषधियाँ हैं उनका आप सेवन करें, तो आप अस्थमा से बच सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस। देखो ज़्यादातर हम देखें, चाहे श्वसनी शोथ हो, चाहे से एम्फीसीमा हो, और सिलिकोसिस थोड़ा अलग है, लेकिन फेफड़ों का कैंसर, ये तीनों धुएं की वजह से होते हैं। जो प्रदूषण है आपका, जो सिगरेट का धुआं होता है, धूम्रपान, धूम्रपान इन तीनों का मुख्य कारण है। श्वसनी शोथ, एम्फीसीमा और फेफड़ों का कैंसर। तो एक एक की बात कर लें। सिलिकोसिस क्या है, फिर सिलिकोसिस में क्या है, सिलिका और एस्बेस्टोस, खान जो होते हैं ना, खान जहाँ पत्थरों को खोद कर निकाला जाता है, तो वहाँ एक विशेष प्रकार की रेत होती है, उस रेत की खानों को बोलते हैं सिलिका की खाने या एस्बेस्टोस की खाने। तो वो क्या है, बहुत छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और वो क्या धीरे धीरे आपके फेफड़ों में जम जाते हैं। तो बताएंगे अभी सिलिकोसिस, पहले हम बात करते हैं श्वसनी शोथ। तो श्वसनी शोथ में क्या होता है, धुएं के जो कण हैं उसकी वजह से सिलिया नष्ट हो जाती है। सिलिया मतलब पक्षमावी कोशिकाओं के जो सिलिए होते हैं, पक्षमाव होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो श्वसनी में श्लेष्मा कोशिका, श्लेष्मा का ज़्यादा स्रावण कर देती है, उनमें तरल भर जाता है, सांस लेने में परेशानी आती है आपको, और हरे पीले रंग का कफ बनता है व्यक्ति को श्वसनी शोथ के अंदर।
एम्फीसीमा जो है यह भी लगभग इसी प्रकार का रोग है। एम्फीसीमा अच्छा श्वसनी स्रोत में केवल श्वसनी इन्फेक्टेड होती है। एम्फीसीमा जो है उसमें अंदर वायु कुपिकाएँ भी संक्रमित होती है और इसकी वजह से क्या उनमें तरल भर जाता है और उनमें जो इलास्टिसिटी की क्षमता होती है, प्रत्यास्था की क्षमता होती है, धुएँ की वजह से क्या है वहाँ ज़्यादा अपेक्षाकृत वहाँ जो बहुत सारे धुएँ के कण एकत्रित होने की वजह से उसकी इलास्टिसिटी प्रत्यास्था घट जाती है फेफड़ों की, जिससे वो ठीक प्रकार से पिचक नहीं पाते हैं या पिचकने के बाद भी उसमें बहुत सारी वायु भरी रह जाती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को बहुत परेशानी आती है। सांस लेने में दर्द होता है, छाती में चेस्ट में बहुत दर्द होता है उस व्यक्ति को, और सांस लेने की इस तरह की जो कठिनाई है उसको हम बोलते हैं एम्फीसीमा बाथ स्थिति। फेफड़ों के कैंसर की हम बात करें तो वो भी धुएं की वजह से होता है, सिगरेट के धुएं या धूम्रपान की वजह से हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि वहाँ जो धुएं के जो कण हैं वो क्या करते हैं, वायु कुपिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है, और वहाँ कोशिका विभाजन की प्रक्रिया अनियमित होने की वजह से वहाँ ट्यूमर बन जाती है और इस अवस्था को बोल देंगे हम फेफड़ों का कैंसर। देखिए धुआं जो है प्रदूषण का हो चाहे से आपका धुआं सिगरेट का धुआं हो, दोनों ही कैंसर जन माने जाते हैं और इनकी वजह से कैंसर उत्पन्न हो सकता है। अब धुएं को डायरेक्टली आप फेफड़ों में ले जाओगे तो निश्चित तौर पर कैंसर होना है, और फेफड़ों में यदि ट्यूमर बन रही है तो फेफड़ों का कैंसर वो कहलाता है। ओके, इसीलिए सिगरेट के पैकेट पर लिखा भी होता है कि धूम्रपान जानलेवा है, इससे कर्क रोग यानी कैंसर होता है। ओके, निमोनिया एक क्या है, जीवाणु जनित रोग है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से होता है ये, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये एक जीवाणु है, इससे ये होता है। इसकी वजह से वायु कुपिकाएँ जो है संक्रमित हो जाती है और उनमें तरल बढ़ जाता है, संवातन वही पसली चलना बोलते हैं ना अपन सामान्यतः, पसली चलना छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में ये रोग ज़्यादा होता है निमोनिया, और वही सांस लेने में तकलीफ होती है। सिलिकोसिस श्वसनी स्रोत एम्फीसीमा लगभग सेम है, लेकिन यहाँ जो कारण होता है वो क्या होता है, सिगरेट का धुआं या धूम्रपान कर दूँ डायरेक्टली में, धूम्रपान, ये भी धूम्रपान और ये कैंसर भी धूम्रपान, इन तीनों का कारण क्या है, धूम्रपान है। याद रह जाएगा, इन दोनों का तो है ये धूम्रपान और इसका भी क्या है, धूम्रपान ही है, धूम्रपान स्मोकिंग। और एस्बेस्टोसिस का क्या है, खान में जो काम करते हैं ना, खान में काम करने वाले जो मजदूर हैं, काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनमें ये रोग होता है। किनमें, सिलिकोसिस, जो खान में काम करते हैं। तो सिलिका की खानें होती है, एस्बेस्टोस एक रेता अनुमा संरचना है, रेतानुमा पदार्थ है, जिस वो क्या धीरे धीरे ऊपर फेफड़ों के ऊपर जम जाता है वो, तो जिससे क्या है कि वहाँ तंतु में होने की वजह से वो इलास्टिसिटी प्रत्यास्था कमज़ोर हो जाती है और फेफड़े पूरी तरह से पिचक नहीं पाते, जिसकी वजह से वायु उनमें भरी रह जाती है और रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है, बहुत परेशानी होती है। इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए आप मुंह को ढककर रखें, और धूल वगैरह के विशेष आपको एलर्जी का कोई कारण बनते हैं या परागकण आपको बनते हैं, उस समय भी आप मुख को ढककर रखोगे तो उनसे बच सकते हैं। क्योंकि जो हालांकि देखो आपके जो नासा द्वार है उसके ओपनिंग पोर पर आपके रोम भी हैं, इसके अलावा श्लेष्मा भी है, लेकिन फिर भी वायुमंडल में जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसमें श्वसन संबंधित रोगों की जो परसेंटेज है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।